आपका पार्टनर एक मिरर होता है आपके लिए, आपके डार्केस्ट पार्ट्स के लिए। आपका पार्टनर आपका एक्सटेंशन है मनोज। अगर आप ये समझ लें कि क्या आप अपने आप को चोट पहुंचाना चाहेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो आप अपने पार्टनर को क्यों चोट पहुंचाएंगे। और आपके पार्टनर के साथ में रह के ना एक इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कार्मिक बॉन्ड बनता है। तो अगर आपका पार्टनर आपकी वजह से सफर कर रहा है तो आप ज्यादा देर खुश नहीं रह सकते। हाय एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप हैं मेरी सहेली के एक और पॉडकास्ट पर। और आज जो हमारी मेहमान हैं उनकी तारीफ या उनका तारुफ एक कमाल की लिस्ट के रूप में मेरे हाथ में आया है और मैं पढ़ता जाता हूं और आप समझते जाइएगा कि कितने कमाल के प्रोफेशन में वो हैं। वो है एक साइको स्पिरिचुअल हीलर, एनएलपी एक्सपर्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, हीलर, फैमिली कॉन्स्टलेशंस एक्सपर्ट। वो हैं काव्यल सदानी। हेलो मैम, वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू मनोज, थैंक यू सो मच। मैम, सीरियसली आपकी प्रोफाइल देखते वक्त मैं सोच रहा था कि पहले तो आप कमाल का काम कर रही हैं कि रोज़ाना आपके जो 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, उनको आप हर दिन किसी ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दे रही हैं। और उनके साथ साथ जो और लोग जो आपकी वीडियोस देखते हैं, जो आप जिनकी प्रॉब्लम्स आपने असल ज़िंदगी में सॉल्व की होगी, तो इतनी सारी सीरियस प्रॉब्लम्स के इतने सारे सीरियस सॉल्यूशंस, तो इतनी सारी चीज़ें आप कर कैसे रही हैं? शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? शुरुआत बड़ी मज़ेदार है इसकी शुरुआत। मुझे एक्चुअली ये सब कुछ भी नहीं करना था जी। ये मेरा लाइफ प्लान नहीं था। मेरा लाइफ प्लान सिर्फ ये था कि मैं शादी करूं, मेरे 2 बच्चे हो एंड आई हैव द मोस्ट रोमांटिक लाइफ, जैसे मिल्स एंड मून्स में पढ़ते थे। दैट इज़ ऑल आई वांटेड। अब कुदरत का कमाल देखिए कि कुदरत को आपको जहाँ पहुँचाना होता है ना, वो झक मार के पहुँचा ही देता है। जी। तो जब मेरी शादी हुई, आई वॉज ओनली 20 years old. Now why I got married so early? क्योंकि मैं एक बुद्धू सी लड़की थी, मैथ्स में हमेशा ज़िंदगी भर फेल हुई, कोई स्कोप नहीं था मेरा ज़्यादा। मेरी कुंडली में मंगल था, तो मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मेरे पापा बोलते थे बेटा मंगल है तो या तो 21 के पहले शादी होगी या 28 के बाद। हम लोग गुजराती फैमिली के हैं और मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी ज़िंदगी में और क्या उखाड़ना है। I myself had no vision कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। I never had that. अब एक बहुत खूबसूरत इंसान से मेरी शादी हो गई। He's 5 years older than me. I've been married to him now for 23 years. लेकिन ये इंसान ना मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। इतना सेंट सा आदमी है मेरा हस्बैंड, इतना चुप सा आदमी है, अपना अपना काम करता है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। तो उसका दिमाग कैसे चलता है ये समझने के लिए मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम करी कि यार मैं ये प्रोग्राम करूँ तो मुझे समझ में आए कि इस आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है। वो प्रोग्राम तो मैंने कर ली, ये आदमी मुझे फिर भी समझ में नहीं आए। फिर मैंने हिप्नोथेरेपी करी कि चलो समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हिप्नोथेरेपी से ना हम किसी और के दिमाग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मुझे लगा चलो मैं अपना इन्फ्लुएंस लगा देती हूँ, तो हिप्नोथेरेपी करी। ये आदमी फिर भी मुझे समझ में नहीं आए। लिटरली जस्ट टू कीप वर्किंग ऑन माई रिलेशनशिप आई केप्ट स्टडिंग, आई केप्ट लर्निंग। अब कमाल की बात ये हुई कि ये बंदा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैं खुद को समझ में आने लग गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, माई मैरिज जस्ट गॉट बेटर एंड बेटर। बट माई मैरिज वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। हमारे बहुत सारे अप्स थे, डाउन्स थे, डिप्रेशन हुआ, दोनों को लगा कि नहीं हम लोग एक दूसरे के लिए सही फिट नहीं हैं, डिसकनेक्शन था बहुत ज़्यादा। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई वॉज ओनली 20 व्हेन आई गॉट मैरिड। बहुत कच्चा घड़ा जैसे आप बोलते हैं ना। और तब ये ऑप्शन नहीं था हमारे पास कि अच्छा तुम्हारी शादी अच्छे से नहीं चल रही है तो तुम डिवोर्स ले लो। इट वॉज नेवर एन ऑप्शन। मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इस रिलेशनशिप को तो तुमको निभाना ही निभाना है जी। एंड हम दोनों लगे रहे उस पर, आज भी इस रिलेशनशिप पे काम करते हैं। सो दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ हाउ आई लैंडेड एंड व्हाट आई डू, व्हाई आई डू व्हाट आई डू। सबसे पहले तो मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी मिल चुकी है। मैथ्स में कम नंबर होना
कोई विजन नहीं होना, दिमाग से पैदल होना, ये सारी चीज़ें मैं चेक करता जा रहा हूँ और मैं बहुत अब होपफुल हूँ। जी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, रिलेशनशिप्स जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आप अपने आसपास भी ये देख रही होंगी, इनफैक्ट आपके पास जो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो ये आजकल रिलेशनशिप्स में इतनी नेगेटिविटी क्यों है? क्यों लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि शी इज़ माई पार्टनर और ही इज़ माई पार्टनर, लाइफ पार्टनर, या वो कैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते? मनोज, रिलेशनशिप्स ना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट MBA है। रिलेशनशिप से बड़ा कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप्स का कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है। आपको लाइफ में रिलेशनशिप में जाके निकल के ही सीखना है। हम लोग कहते हैं कि किसी भी इंसान के ना ऑन एन एवरेज 3 बड़े रिलेशनशिप्स उनके लाइफ में होंगे, मतलब 2 के तो ब्रेकअप होने। जब ये ब्रेकअप्स होते हैं जी। तो हमको समझ में आता है कि हमको कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं अच्छी लग रही है। हर एक इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आता है ना, तो आपको एक तरीके से एक्सपैंड करता है, बिल्कुल। आपको एक तरीके से बदलता है। सपोज आई हैव अ पार्टनर और मैं उसको इतना प्यार करती हूँ कि उसको देख के ना मेरे दिमाग में ऐसे पोइट्री आने लगती है, जो पोइट्री पहले नहीं आती थी। नाउ दैट पोइट्री इज एन एक्सटेंशन ऑफ मी। कोई और पार्टनर आता है, उसको देख के मुझे बड़ा गुस्सा आता है, पहले मुझे गुस्सा नहीं आता था। नाउ दैट गुस्सा इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ मी, राइट? तो हर एक रिलेशनशिप हमारे ज़िंदगी में आके हमारे शेप को, दिमाग को हर तरीके से एक्सपैंड करता है। दैट इज़ वाई रिलेशनशिप्स आर डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। हमको रिलेशनशिप के हिसाब से चलना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। राइट। आज की रिलेशनशिप्स इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि सबको लगता है कि हमको कुछ काम नहीं करना चाहिए, हमारे लाइफ में जो पार्टनर आए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमको खुश करे। फर्स्ट नोशन दैट नीड्स टू गो आउट ऑफ द विंडो। आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपको ज़िंदगी भर खुश नहीं कर सकते। आपकी खुशी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लोगों को ना आजकल मैरिज नहीं चाहिए, लोगों को वेडिंग चाहिए। प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, प्री हनीमून, पोस्ट हनीमून, उनको फोटोग्राफ्स चाहिए, सेलिब्रेशंस चाहिए। लेकिन मैरिज इज नॉट अबाउट रोमांस, मैरिज इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोमांस इज द फर्स्ट थिंग जो खिड़की के बाहर जाएगा आपकी शादी के बाद। इट्स द फर्स्ट थिंग। रोमांस शादी के बाद खिड़की से बाहर जाएगा। रह जाएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पूरी जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने का चक्कर है। तो आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना है जो आपके साथ हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकता है। और आप कितनी खूबसूरती से, कितने कम कॉन्फ्लिक्ट के साथ, कितनी ज़्यादा समझदारी से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में निभा सकते हैं ना, दैट जर्नी इज़ रोमांस, दैट जर्नी इज़ लव। मेरे पार्टनर से गलती हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, मैंने कितने आसानी से उनको माफ़ किया, उनको दूसरा चांस दिया। मेरे से गुस्सा आ गया, गड़बड़ हो गई, मैंने कुछ बोल दिया, कैसे उन्होंने हंस के इस बात को टाल दिया या मुझे समझा दिया। दैट इज़ द रोमांस इन अ मैरिज। लेकिन आज की जनरेशन को कुछ फंडा ही अलग है। दे ओनली वॉन्ट द फन टाइम्स। फन टाइम्स डोंट लास्ट फॉर एवर। मैरिजेस आर डिफिकल्ट, आसान नहीं है। तो पहले मिनट में ही कई सारे मिसकंसेप्शंस टूट के बिखर गए हैं कि रोमांस जो है वो फन टाइम या जैसा हम समझते हैं किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत में कि घूमना फिरना, या वो मेरी केयर क्यों नहीं करता, या वो मुझे खुश करने के लिए कुछ नहीं करता, इन चीज़ों पर हम अटके रहते हैं। हाँ जी, राइट मैम? हाँ जी। देखिए, मैरिज आजकल के रिलेशनशिप्स में ना बहुत जल्दी से मी वर्सेस यू हो जाता है। मतलब पार्टनर्स के बीच में ही कंपटीशन शुरू हो जाता है। अरे तुमको ज़्यादा बेटर जॉब मिल गई, अरे मेरी सैलरी इससे कम है, अरे तुम 2 ट्रिप लेके आए हो, अरे अभी मैं यहाँ पे नहीं गई, तुम्हारे पेरेंट्स ही, मेरी पेरेंट्स ही। यू आर नॉट सपोज टू कम्पीट विथ ईच अदर। भगवान ने आप दोनों को साथ में इसलिए रखा है ताकि आप दोनों हाथ पकड़ के यू कैन बी अगेंस्ट द वर्ल्ड और टुवर्ड्स द वर्ल्ड, नॉट अगेंस्ट ईच अदर। एक दूसरे में ही झगड़ने लगे तो रिलेशनशिप 7 दिन नहीं टिकेगा।
आपका पार्टनर आपका एक्सटेंशन है मनोज। अगर आप ये समझ लें कि क्या आप अपने आप को चोट पहुंचाना चाहेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो आप अपने पार्टनर को क्यों चोट पहुंचाएंगे। और आपके पार्टनर के साथ में रह के ना एक इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कार्मिक बॉन्ड बनता है। तो अगर आपका पार्टनर आपकी वजह से सफ़र कर रहा है तो आप ज़्यादा देर खुश नहीं रह सकते। अगर आपका पार्टनर फाइनेंशियली सफ़र कर रहा है तो आप ज़्यादा देर ग्रो नहीं कर सकते। तो आपको ना सिर्फ अपने बारे में सोचना है, आपको आपके पार्टनर के बारे में सोचना है कि वो मेरा ही हिस्सा है। वी हैव टू डू दिस टुगेदर। ज़्यादातर तकलीफ़ें कहाँ होती है रिलेशनशिप्स में? लड़की को ऐसा लगता है कि द बॉय शुड स्टैंड अप फॉर मी। मैरिजेस में भी होता है, रिलेशनशिप्स में भी होता है। फ्रेंड्स ने ऐसा बोल दिया, तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा बोल दिया, तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। एंड द बॉय फील्स लाइक ठीक है यार, मैं कुछ नहीं बोल पाया, मेरे फ्रेंड्स है, ये मेरे पेरेंट्स है, सुन लो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब घरों में होता है। राइट। तो आप छोड़ देते हो आपके पार्टनर को, उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, उसके साथ खड़े नहीं रहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से। बट जस्ट द वे यू विल स्टैंड अप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर पार्टनर। और आजकल इक्वालिटी भी सबको चाहिए, लेकिन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको नहीं चाहिए। फ्रीडम चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए। These are unrealistic expectations of today's generation. It's not possible. No relationship will work like this. और ये भी एक चीज़ है कि taking a divorce now has become so common कि यार नहीं यार, ये बर्गर अच्छा नहीं लगा, छोड़ ना, पिज़्ज़ा हट जाते हैं। इतनी कॉमन सी बात हो गई है ये। दैट इज़ वाई पीपल डोंट वॉन्ट, नहीं हमको बड़ी शादी नहीं करनी, हम लोग लिव इन में रह लेंगे, हम लोग ये कर लेंगे, ताकि एक पैर हमेशा रिलेशनशिप से बाहर ही रहे। ज़रा सी इनकन्वीनियंस क्या हो गई, हम तो निकले भैया गाड़ी लेके। स्टेइंग इन अ रिलेशनशिप इज़ अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। क्योंकि एक बहुत खूबसूरत बात बताती हूँ मैं आपको। कार्मिकली आपका पार्टनर एक मिरर होता है आपके लिए, लेकिन आपके खूबसूरत से पार्ट्स के लिए नहीं, आपके डार्केस्ट पार्ट्स के लिए। आपके जो वो भाग हैं जो आप किसी को नहीं दिखाते, आपका गुस्सा, आपकी जेलसी, आपकी पोजेसिवनेस, आपका डर। जैसे ही आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप में आता है ना, वो एक आईना पकड़ता है और वो सारे जो आपके डार्क वाले पार्ट्स हैं वो इस आईने में दिखने लगते हैं। और आपको लगता है कि ये क्या बात हो गई, तुम आए हो, तुम्हारी वजह से देखो मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, तुम्हारी वजह से देखो मुझे कितनी एनवी हो रही है, ये पहले मैं ऐसा था ही नहीं, सब तुम्हारी वजह से। और अब आपको इस पार्टनर को ही तोड़ देना है, इस आईने को ही फोड़ देना है। लेकिन जितनी बार आपका पार्टनर आपको आईना दिखाता है, आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है कि वो मैं मेरे डार्क पार्ट्स को साफ करूं, उन पे काम करूं, ना कि अपने पार्टनर को ब्लेम करके उनको जाने दूं, बजाय आईना तोड़ने के। क्योंकि आप एक आईना तो तोड़ देंगे, इसके बाद दूसरा आईना आएगा, वो भी सेम का सेम काम करेगा। बिल्कुल। Because a relationship is an opportunity for you to spiritually grow. And that growth can only happen if you see all parts of you, if you accept them, and if you change them. But if you say नहीं भैया मैं तो परफेक्ट हूँ, जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारे में है। लोग मेरे पास थेरेपी में आके बहुत बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो तो नहीं आएंगे, जो भी गड़बड़ है मुझ में ही है, तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं है। तो हस्बैंड नहीं आएंगे, सिर्फ वाइफ आएगी। गड़बड़ दोनों में है और दोनों को ही अपना अपना काम करना है। That's when a relationship works well together. एक कन्फेशन है, मैं अपने क्वेश्चंस भूलकर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा हूँ। इट्स बीन 8 years ऑलमोस्ट। तो एक्चुअली जो चीज़ें आप बोल रहे हैं और मैं पॉइंट टू पॉइंट रिलेट कर पा रहा हूँ। हालांकि वी आर डूइंग वेल, बट अगेन जो चीज़ें ज़रूरी हैं जिन पर बात करना या जिनको ठीक करना ज़रूरी है, अक्सर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो अब मैं अपनी प्रॉब्लम्स को भूलकर मैं वापस ट्रैक पे लौटता हूँ और शुरुआत करता हूँ पहले प्यार से। सबका टेंशन यही रहता है, सबकी क्योंकि पहला प्यार एज इन
जो लव एट फर्स्ट साइट हम कहते हैं, या किसी से मिलते ही हमें लगता है कि वो हमारे लिए परफेक्ट है, तो शुरुआत वहाँ से करते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों कोई अच्छा लगने लगता है। और अगेन मैं फिर उस पर आऊँगा कि वो जो पहली नज़र में अच्छा लगने लगा था, वो 100वीं या 200वीं नज़र में वो सबसे बुरा लगने लगता है। तो इस पर मैम अगर आप कुछ बताना चाहें। मनोज, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी नीड्स बार बार चेंज होती रहती हैं, ओके? शायद मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ व्हेन आई वाज 16 years old। अब 16 year old के लड़के या लड़की के दिमाग में उसकी मेजर नीड क्या होगी? फिजिकल नीड्स। एट दैट टाइम देयर सेक्सुअल नीड्स आर एट देयर पीक, ओके? तो अब मेरी फिजिकल नीड्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं या ऐसे लड़के या ऐसी लड़की को देखती हूँ जो मुझे लगता है ओ माय गॉड, ये तो इतना खूबसूरत है ये बंदा कि बस ये मेरी पूरी नीड्स को फुलफिल कर देगा, एंड दिस विल बी अ परफेक्ट फिट फॉर मी। अब इस बंदे को आप अपनी लाइफ में लेके आते हो, चलो आपके 2-3 साल तक आपके फिजिकल नीड्स पूरे हो जाते हैं। अब फिजिकल नीड से पेट भर गया है, अब वो प्राइमरी नीड नहीं है। अब बाय 20 आपकी दूसरी नीड क्या हो गई? पैसा, ओके? तो अब आप जॉब करने लगते हो, वहाँ पे आपको एक कॉलीग मिलती है, वो बहुत शार्प है, वो आपको बोलती है कि मनोज आप है ना इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से पैसा कमाओ, आपके पैसे दुगने हो जाएंगे, तिगने हो जाएंगे। मनोज आपने इसमें इन्वेस्ट किया क्या? अरे मनोज तुम्हारी क्या तगड़ी दिमागी आपकी हालत है, यू कैन मेक सो मच मनी। अब आपको यहाँ से पैसे का मोटिवेशन मिलने लगता है, एंड देन यू फील अगर यार ये बंदी तो मुझे कितना हेल्प कर रही है, आई एम इन लव विथ हर। वो तो लस्ट था, वो तो लस्ट था, वो गलती थी। हाँ गलती थी, मैं यंग था। अब मनी की नीड्स फुलफिल हो रही हैं, तो आपने आपका पार्टनर चेंज कर लिया, जी। ये वाला पार्टनर लेके आए। अब 3-4-5 साल आपने पेट भर के पैसे कमाए, अब पैसे की भी नीड इतनी डोमिनेंट नहीं है, अब आपकी नीड है पावर की। अब आप जॉब चेंज करते हो, वहाँ पे आपको कोई बॉस मिलती है, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, आपका मसल एकदम तगड़ा बनाती है कि आप दुनिया को फेस कर सको, एंड यू स्टार्ट फीलिंग वेरी पावरफुल। नाउ यू फील लाइक यही तो थी जिसकी ये तलाश थी boss मुझे। जिसकी मुझे तलाश थी। See, she makes me feel so powerful. See how much I've grown with her. This is the love of my life. वो दोनों तो लव एंड लस्ट एंड गलतियां थी। जैसे जैसे हमारी नीड्स चेंज होती है मनोज, वैसे वैसे द चॉइस ऑफ आवर पार्टनर्स कैन ऑल्सो चेंज। तो लव एट फर्स्ट साइट को इतना ध्यान मत दो। लव एट फर्स्ट साइट आपको सिर्फ ये बताता है कि आपकी इनर मोस्ट नीड्स कौन सी हैं। लव एट सेकेंड साइट होता है ना मनोज, जी। दैट इज वॉट रियली मैटर्स। एंड लव एट सेकेंड साइट मतलब मैं अपनी सारी नीड्स को अपने आप फुलफिल कर लूंगी, बट डू आई स्टिल वॉन्ट दिस पार्टनर। जो नीड बेस्ड रिलेशनशिप होती है वो ज़्यादा नहीं टिकती। वॉन्ट बेस्ड रिलेशनशिप होती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ज़िंदगी के घाव है, जो बोझ है, मैं तुम्हारे साथ उसको बांटना चाहती हूँ। जो जॉयज़ हैं, जो सक्सेसेस हैं, उसके लिए भी मुझे तुम चाहिए। You chose the person even though you may not actively need the person. That is a very beautiful relationship. मनोज, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कभी कभी लोगों को सालों लग जाते हैं। आई रिमेंबर, मैंने आपको बताया कि मैं जब 20 साल की थी तब मेरी शादी हो गई। हमारी सगाई हुई नहीं, एंड द फर्स्ट टाइम आई सेड टू माय हस्बैंड आई लव यू, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग है। जी। मुझे तो उसके चाचा का नाम भी नहीं पता था जब मैंने उसको पहली बार आई लव यू बोला। राइट। उसकी जिंदगी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता पता नहीं थी। इट वाज एन अरेंज मैरिज, हम 3 घंटे मिले थे, वी हैड टू से यस और नो, ओके? बट व्हाई डिड आई से आई लव यू? कंडीशनिंग है। एग्जैक्टली। पहले से बताया गया है कि बताया भैया गया इसी तो एक बंदे को ही तो तुमको आई लव यू बोलना है। यही प्यार है। एंड आई रिमेंबर ऑन आवर 16th एनिवर्सरी, हम लोग हर साल लगभग एक ही रेस्टोरेंट पे जाते हैं। इट इज़ आवर फेवरेट स्पॉट। ऑन आवर 16th एनिवर्सरी आई रिमेंबर कि मैं अपने हस्बैंड की तरफ देख रही थी, एंड आई टोल्ड हिम कि मैं इतने साल से तुमको आई लव यू बोलती आ रही हूँ, बट टुडे आई थिंक आई रियली लव यू। आई रियली डू, बिकॉज इट वॉज फेल्ट। एक्चुअली 16 साल में हम लोग दोनों इतने गिरे हैं, उठे हैं, पड़े हैं, अब एक दूसरे को समझे हैं, और अब लगता है कि
भगवान ने गलती नहीं करी हमको साथ में लाने में। पहले बहुत लगता था कि नहीं मेरे माँ बाप ने ही गलती कर दी, हम लोग ही बहुत छोटे थे, ये होना ही नहीं चाहिए था ऐसे। बट देयर इज ऑलवेज अ डिवाइन प्लान ऑफ पुटिंग टू पीपल टुगेदर। लेकिन वो जर्नी तक मेहनत करके हमको ही पहुंचना है। तो या तो हम थक हार के उस जर्नी को बीच में से छोड़ दे, एंड दैट विल जस्ट बिकम अनदर। अरे वे लाइफ में रिलेशनशिप का तो मैं अनलकी हूँ, ये तो होते ही नहीं है मेरे, आई एम नॉट गुड विद रिलेशनशिप्स। और यू डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड यू विल लर्न एवरीथिंग यू वांट टू लर्न थ्रू दैट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं और शुरुआती ज़िंदगी में जैसा हमने बात की कि लव एट फर्स्ट साइट, टीनेजर्स में अक्सर ये देखा जाता है कि एक कमाल का कंपटीशन चल रहा होता है कि इनके रिलेशनशिप्स हैं, मेरे नहीं हैं। तो कितना ज़रूरी होता है वो बाहरी रिलेशनशिप होना बजाय उस वक्त के जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे माँ बाप हैं, भाई बहन है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। तो इन सारी रिलेशनशिप्स पर वो एक सोशल मीडिया की क्रिएट की हुई रिलेशनशिप्स भारी कैसे पड़ जाती हैं? बहुत 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 ज़्यादा भारी पड़ती हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया ने बहुत रिलेशनशिप्स को पूरी तरीके से बर्बाद करने का भी बेड़ा उठाया है। एवरीथिंग इज़ अ कंपैरिजन नाउ, एवरीथिंग इज़ अ फिल्टर। मतलब किसी को अपना नॉर्मल सेल्फ अब अच्छा ही नहीं लगता, किसी को अपना नॉर्मल रिलेशनशिप अच्छा ही नहीं लगता, अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो बार बार उंगली सिर्फ ऐसे रील्स पे जाती रहती है, स्टोरीज पे जाती रहती है कि किसका बॉयफ्रेंड आया, किसकी गर्लफ्रेंड आई, कौन कहाँ पे गया, अब मुझे भी वही लाइफ चाहिए। आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है रेस्टोरेंट में कि आपने अच्छा सा बिरयानी मंगाई लेकिन सामने वाले की टेबल पे तो कुछ और ही गया, अब लग रहा है कि अरे दैट इज़ सो गुड। शायद वो आपको हजम हो या ना हो पता नहीं, बट यू फील लाइक जो दूसरों लोग के पास है वो ज़्यादा बेटर है। 14 साल के बच्चे भी मनोज आ जाते हैं मेरे पास थेरेपी के लिए, क्योंकि उनको अंडर सोशल प्रेशर दे फेल्ट लाइक मेरे ग्रुप में सबके बॉयफ्रेंड्स हैं, मेरा नहीं है। कुछ भी करके आज का आज आई वॉन्ट अ बॉयफ्रेंड, आज का आज कोई भी चलेगा। दे वॉन्ट दैट पॉपुलर बॉय, दे वॉन्ट दैट पॉपुलर गर्ल, बट देयर इज अ सर्टेन एज फॉर एवरीथिंग। क्योंकि रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल टच एंड गोइंग आउट फॉर मूवीज। रिलेशनशिप आपका दिल भी तोड़ेगा, आपको धोखे भी खिलाएगा, आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिला भी देगा। अ 14-year-old इज नॉट रेडी फॉर दैट। जब उसका बॉयफ्रेंड उससे 3 हफ्तों में बोर हो जाएगा और अब कोई और लड़की उसे भाव देगी, ये बेचारी बच्ची का इस तरीके से दिल टूटेगा दैट शी विल कैरी दैट ट्रॉमा फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। वो ये नहीं समझेगी कि अरे वो बॉयफ्रेंड से बोर हो गया था यार, दिस टू मच वैरायटी। शी विल थिंक दैट आई वॉज नॉट गुड इनफ, मैं मोटी हूँ, मैं वीटिश स्किन हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरे को अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, एंड दे किल देमसेल्व्स विद दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ फॉर टीनेजर्स नाउ। हमारी लाइफ बहुत सिंपल थी, पढ़ाई करो, क्लासेस जाओ, घर पे रहो, खाना बनाना सीखो, अपना इंजीनियरिंग का ट्यूशन करो, ये करो वो करो, एट 20-25 अपना करियर देखो, गेट मैरिड। Today is a very different ball game altogether. So every time I talk to even my own children, my daughter is 18, my son is 17, और कितने ऐसे बच्चों से मैं बात करती हूँ कि बेटा आप थोड़ा सा रुक जाओ, ताकि जब ये रिलेशनशिप डाउन हिल जाएगा, क्योंकि वो जाएगा, इट विल गो डाउन, इट विल गिव यू पेन, आप उस पेन को संभाल सको। लेकिन आप सिर्फ यही देखते हैं कि आपको उस जॉय को संभालना है बस। पीपल आर ऑल अबाउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी का अभी मौज चाहिए। यू नीड टू मूव फ्रॉम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन टू डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिसका फायदा मुझे शायद 3 साल के बाद या 5 साल के बाद हो। पीपल वॉन्ट अ ग्रेट बॉडी बट दे डोंट वॉन्ट टू वर्क आउट इन द जिम एवरी डे। जो चॉकलेट सामने पड़ा है वो खाना है। People want great marks, but they don't want to study 6 hours every day. Right. अभी का अभी मूवी में जाना है। तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हमको आदत पड़ गई है ना सोशल मीडिया से,
एक बटन दबाया, स्विगी से खाना हमारे पास आया, एक बटन दबाया, किसी को लाइक कर दिया, डोपामिन हिट हो गया हमको एंड वी फील गुड. इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ने हमारी रिलेशनशिप्स की बैंड बजाई है. डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया. डोंट बिलीव इट. अ लॉट ऑफ इट इज़ फेक. मेरे पास ऐसे कितने कपल्स आते हैं जो एनिवर्सरीज पे उनके बढ़िया सी फोटोशूट्स बनाएंगे, पोइट्री लिखेंगे, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ एंड आई थैंक गॉड फॉर यू, दिस दैट. वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते 2 मिनट. सामने बैठते हैं तो ऐसा लगता है अब एक दूसरे को मार देंगे. दैट इज द रियलिटी. बट द प्रेशर टू शो ऑन सोशल मीडिया दैट ओ वी आर सो स्ट्रॉन्ग, पीछे से आप कितनी भी गालियां दे दो अपने आप को, बट ऑन सोशल मीडिया यू फील लाइक एवरीथिंग इज परफेक्ट. इट्स नॉट. सोशल मीडिया इज डिसेप्शन, धोखा है. आप जितना जल्दी इसको समझ जाएं, पहचान जाएं, उतना बेटर. टीनेजर्स की रिलेशनशिप को पेरेंट्स कैसे हैंडल करें? बहुत स्ट्रेस के साथ. क्योंकि मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा. ज़्यादातर केसेस में पेरेंट्स आखिरी पर्सन होते हैं सारा मामला जानने वाले. दुनिया को पता चल जाता है, उनके बच्चों के दोस्तों को पता चल जाता है, दुनिया को पता चल जाता है. उनको सबसे आखिर में पता चलता है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आई मीन रिलेशनशिप्स. नहीं, अब मैं आपको बताऊं कि ये रियलिटी भी चेंज हो गई है. ओके, क्योंकि आजकल सब पेरेंट्स को पता होता है कि किसका रिलेशनशिप किसके साथ, मेरे बेटे का ये रिलेशनशिप ये लड़की के साथ हो रहा है, एंड दे ऑल मिंगल लाइक फैमिली. वो लड़के को एक्सेप्ट भी करते हैं. ये भी क्यों होता है मैं आपको बताऊं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो उनको खुद को नहीं मिली. अब ये नहीं सोचते कि ये चीज़ मेरे बच्चे के लिए सही है या सही नहीं है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा. बस हमको पैसे नहीं मिले, पैसे लुटाओ बच्चों पे. हमको फ्रीडम नहीं मिली, फ्रीडम लुटाओ बच्चों पे. हमको गाड़ियाँ नहीं मिली, गाड़ियाँ लुटाओ बच्चों पे. बट यू आर गिविंग बर्थ टू अ वेरी वीक जेनरेशन. क्योंकि अब इन बच्चों को सब कुछ मिलने की आदत हो गई है, ऐसे यूं आसानी से. कुछ नहीं मेहनत करनी है, कुछ नहीं काम करना है, और ज़रा सा कुछ नहीं मिला, पेरेंट्स ने मना कर दिया तो मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं. दैट इज़ द रियलिटी मनोज. जितने बच्चे बोलते हैं ना कि उनको डिप्रेशन है, उतने बच्चों को डिप्रेशन नहीं है. राइट. बट नाउ इट हैज़ जस्ट बिकम अ टेक्निक ऑफ मैनिपुलेशन कि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे दुख में नहीं देख सकते, तो आई एम रेडी to put myself in a little bit of a depression. That is the harsh reality of social media and harsh reality of the world today. बहुत सारे behaviors attention seeking के लिए होते हैं, actual depression और anxiety के cases नहीं होते. So as parents you have to understand कि ठीक है आपको आपके बच्चों को सब कुछ देना है, लेकिन there has to be a certain boundary कि बच्चा अपने आप के लिए भी चीज़ें करना सीखे. क्योंकि आपने सब कुछ उसको हाथ में दे दिया तो अपने आप के लिए कभी कुछ नहीं करना सीखेगा. नो को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. बाहर की दुनिया में कैसे चलेगा? पीपल आउटसाइड इन द वर्ल्ड आर नॉट गोइंग टू ट्रीट हिम द वे यू ट्रीट हिम. वो बाहर की दुनिया के लिए राजा बेटा रानी बेटी नहीं है. फिर कैसे कोप अप करेगा आपका बच्चा? तो एज पेरेंट्स वी हैव टू सेट बाउंड्रीज दैट दिस इज ओके, दिस इज नॉट ओके. चलिए, फैमिली का तो आपने हिसाब किताब कर दिया कि दे विल हैव टू बी लिटिल स्ट्रिक्ट जहाँ ज़रूरत हो. लेकिन एक और दुनिया है जहाँ पर हम सब भी, मैं सिर्फ टीनेजर्स की बात नहीं करूँगा, मैं बच्चों की बात नहीं करूँगा, डिजिटल वर्ल्ड में हम एक अलग ही गेम खेल रहे हैं. डेटिंग ऐप्स हैं. डेटिंग ऐप्स तो अब आए हैं, पहले शुरुआत में फेसबुक और व्हाट्सएप ही डेटिंग ऐप्स थे. तो ये जो डिजिटल रिलेशनशिप्स हैं, ये कितना लोगों को एक्चुअली बिगाड़ रही हैं, या कितना उनकी रिलेशनशिप्स बना रही हैं या ख़राब कर रही हैं? मनोज, आपने नेटफ्लिक्स देखा है? जी. कोई भी ऐप. हाँ, ये भी एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभी इतनी ज़्यादा चॉइस होती है ना, तो आप सिर्फ देखते रह जाते हैं, कौन सी पिक्चर देखूँ, कौन सी पिक्चर, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो आधा घंटा निकल जाता है. फिर बोर होकर टीवी बंद कर देते हो, एक्चुअली कुछ देखते नहीं हो. राइट. ये मेरे साथ बहुत होता है. मेरे साथ भी. स्क्रोलिंग सिंड्रोम है ये. स्क्रोलिंग सिंड्रोम.
कि हमको सिर्फ टेस्ट ड्राइव की आदत हो गई है, लेकिन किसी भी चीज़ में अब 3 घंटे अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी हमारे पास कैपेसिटी नहीं रही है। तो ये जो डेटिंग ऐप्स है ना आपके, बम्बल और हिंज और टिंडर और सारे, वहाँ पे बहुत आसान हो गया है कि चलो यार बोर हो रहे हैं, किसी के साथ जाके कॉफ़ी पीते हैं, एंड it's become very casual. The casual sex again is so detrimental to relationships. अच्छा लगा 2 बार मिल लेंगे, उसके बाद क्या, बाय बाय, वो अपने घर पे, मैं मेरे घर पे, मुझे उसका टुकड़ा नहीं सुनना, मुझे उसको सपोर्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग परमानेंट विद देम, आई डोंट वॉन्ट एनी कमिटमेंट। टिपिकली मैं मुझे किसी ने ये बताया था, जब मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला, मैम कोई 1 ग्लास दूध पीने के लिए गाय खरीदता है क्या? ऐसा कोई 1 ग्लास दूध पीने के लिए गाय खरीदता है? मैं हाँ, वो तो बात सही है। तो सिंपल सी है, आप वही काम करते हैं, हमको 1 ग्लास दूध पीना, हम गाय क्यों खरीदे? वाई डू वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फुल फ्लेज्ड रिलेशनशिप? वैसे भी रिलेशनशिप्स तो काम करती हैं, करती नहीं है, कल मुझे अब्रॉड जाना होगा, मुझे और कहीं शिफ्ट हो जाना होगा, कौन किसी लड़की के टुकड़े उठाएगा? ये इस जनरेशन के लिए ठीक है जब तक आप 20s में हो और आप 30s में हो। जब आप 40s में आओगे ना, 40s में 50s में, तब सर पीटोगे, क्योंकि तब आपका दिमाग और आपका शरीर ये इतनी ज़्यादा वैरायटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तब आपको ग्रोथ चाहिए, आपको फेमिलियरिटी चाहिए। आप हर रात होटल रूम में नहीं रह सकते, आपको आपका घर चाहिए, चाहे कितना भी छोटा हो। वो जो सुकून एक स्टेबिलिटी में होता है ना, वो वैरायटी में नहीं होता। तो अगेन यू हैव टू थिंक अ लिटिल लॉन्ग टर्म। फिर 40 की उम्र में या 50 की उम्र में पार्टनर ढूंढने को जाओगे, तब नहीं मिलेगा। और तब मिलेगा भी तो हमारा दिमाग इतना हार्डवायर हो जाता है मनोज, क्योंकि इतने साल आपको अकेले रहने की आदत हो गई है, अपने ही तौर तरीकों से, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना किसी शेयरिंग, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज, कि आपको 40 की उम्र पे कोई पार्टनर मिलेगा ना, आप ब्लेंड नहीं कर पाओगे। मैं क्यों करूं, मैं तो ऐसे ही रहता हूं, टेक इट और लीव इट। ऐसे थोड़ी चलते हैं रिलेशनशिप्स। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वेयर 2 people are willing to forget their individuality and blend. आपने कभी बहुत अच्छी सी खीर खाई होगी ना मनोज, तो आप भूल जाओगे कि इसमें दूध अलग है, शक्कर अलग है। बिल्कुल, दैट इज वॉट मेक्स अ ग्रेट खीर। लेकिन अगर दूध बोले, अब मैं क्यों शक्कर से मिलूं, शक्कर बोले मुझे अच्छा नहीं लगता दूध, मैं नहीं मिलूंगी, तो नहीं बनेगी खीर। अ ग्रेट मैरिज इज अ ग्रेट खीर, बोथ ऑफ यू हैव टू ब्लेंड। और उसका एक सही वक्त होता है। जितनी जल्दी आपकी शादी होती है, उतना आपका दिमाग ओपन रहता है। तो आप ये भूल के कि नो आई एम काव्यल हाथी, आई हैव कम फ्रॉम द हाथी फैमिली, नो आई हैव टू बिकम काव्यल सिद्धानी, बिना जाने ही आप दूसरे फैमिली के तौर तरीकों में, उनके रिचुअल्स में ब्लेंड हो जाओगे। दैट बिकम्स ब्यूटिफुल। लेकिन उसका एक एज होता है, वो आप बूढ़े हो जाओगे तब नहीं होगा। So you have to think about it now, that do I want stability and growth with this person, or do I just want fun and time pass? मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ मनोज, 30-35 के बाद ना सबको ग्रोथ चाहिए। ट्रू। ओके, रिलेशनशिप सब साइड पे, सबको ग्रोथ चाहिए। मनोज, ग्रोथ हैपन्स इन द एब्सेंस ऑफ ड्रामा। ग्रोथ हैपन्स इन द एब्सेंस ऑफ ड्रामा। अगर किसी इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा ड्रामे में घुसी है, यहाँ पे एक गर्लफ्रेंड, यहाँ पे दूसरी गर्लफ्रेंड, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, उसकी ग्रोथ नहीं होनी, क्योंकि ड्रामा वो उसकी पूरी एनर्जी खा लेगा। लेकिन अगर आपकी कोई स्टेबल रिलेशनशिप है जहाँ पे कोई भसड़ नहीं है, स्मूथ, शायद एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे की शक्ल देख के पता चल जाता है कि अभी इसको स्पेस देनी है, अभी इसको चाय देनी है, अभी इसका हाथ पकड़ना है। इतनी स्मूथनेस आ जाती है लाइफ में मनोज कि आप बेइंतहा ग्रोथ कर सकते हो, साथ में ग्रो कर सकते हो। लेकिन डेटिंग एप्स आपकी वो पेशेंस, वो कॉम्प्रोमाइज करने की एबिलिटी
वो एडजस्ट करने की एबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं. So for the age group of 20 to 25 or 18 to 25, okay, all the best. After a certain point, you will have to divorce the dating apps if you want a stable relationship. तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इन डेटिंग एप्स पर जाना ही बेकार है, अगर मैं सही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है. जाइए, आप बेशक डेटिंग एप्स पे जाइए, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि डेटिंग एप्स पे लोग शादी के लिए नहीं आ रहे हैं. करेक्ट. डेटिंग एप्स पे लोग एंटरटेनमेंट और सेक्स के लिए आ रहे हैं. तो अगर आपको लगता है कि मैं टिंडर पे हूँ और मैं अपने लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, तो वो भैया वो तो मिसमैच है, वो नहीं होना. ओके, आप हार्डवेयर की दुकान में जाके दूध नहीं मांग सकते. वहाँ ऑडियंस कुछ और चीज़ के लिए है. So you have to understand what is my need and where am I going. आप जाइए डेटिंग एप्स पे, आप 3-4 लोगों से मिलेंगे, आपका पेट भर जाएगा, आपको लगेगा कि ठीक है, मज़ा आया, फन, वेराइटी, बट आफ्टर दैट यू विल हैव टू गेट सीरियस. मैं मेंशन करना चाहूँगा मैम, हमारे बीते एक पॉडकास्ट में डॉक्टर राजन भोसले से बातचीत के वक्त मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ द राइट एज टू हैव सेक्स. तो उन्होंने बहुत प्रिसाइजली इस बात को कहा था कि जब आप उसके बाद होने वाली चीज़ों के लिए तैयार हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, देन डू इट. तो इसे भी लगभग मैं उसी ट्रैक पे, उसी पैरेलल देख रहा हूँ मैं, कि जब आप उन रिलेशनशिप्स को हैंडल करने के लिए तैयार हैं, तब आप उसमें इंडल्ज होइए, तब आप उसमें इन्वॉल्व होइए. ऐसा ही कुछ आप भी कहना चाह रहे मैं हैं? आपको ये एज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट आई विल एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट मोर. जो मेन होते हैं ना, मेन आर गुड एट कंपार्टमेंटलाइजिंग. एक आदमी के दिमाग में लस्ट और लव दो चीजें अलग अलग हो सकती हैं. अलग अलग हो सकती हैं. सेक्स एंड लव कैन बी 2 different things. Okay, a man does not necessarily need to be in love with a woman to have sex with her. A woman needs to be attached emotionally to the man to be physically intimate with him. Okay? तो कोई लड़की कितना भी बोल ले that no, it's just casual for me, I'm just having fun, possible ही नहीं है उसके लिए. वो ऐसी बनी ही नहीं है. कहीं ना कहीं उसका अटैचमेंट उस लड़के के साथ बन ही जाएगा. तो जब ये लड़का मूव ऑन कर जाएगा कैजुअली, तो इसका दिल टूटेगा. तो वो कितना भी दिखावा कर ले कि कितना भी आप नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, देयर इज नथिंग लाइक नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड. आई विल एक्सप्लेन वन मोर थिंग. ये जब मैंने रील बनाई थी कैजुअल सेक्स पे, कि हमारी बॉडी में एक मेमोरी होती है जो बॉडी अब हमारे रिलेशनशिप्स को रिटेन करती है. इन हिप्नोथेरेपी ऑल्सो वैसे कि जो हमारा ऑरा है, वो हमारा ऑरा 3-4 बार खुलता है. इट ओपन्स अप. हमारा ऑरा हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है. ओके, अब व्हेनेवर a girl is on her period, the aura is open. Whenever you are drunk and drugged and sloshed, मतलब आप बेहाल हो चुके हैं बहुत सारा दारू वारू पी के, तब आपका ऑरा खुल जाता है. जब आप किसी एक्सीडेंट में होते हैं या कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है जहाँ पे फिजिकली आपके बॉडी को कट किया गया है, तब आपका ऑरा खुल जाता है. एंड व्हेन यू आर हैविंग सेक्स विद समबडी, तब आपका ऑरा खुल जाता है. अब जब आपका ऑरा खुल जाता है और अब आप फिजिकली इंटीमेट हैं किसी के साथ, तो जो भी इस इंसान की एनर्जी है वो आपकी एनर्जी से ब्लेंड हो जाएगी. मतलब अगर आप बहुत एंग्शियस इंसान हैं एंड आई एम फिजिकली इंटीमेट विद अ वेरी एंग्शियस पर्सन, आई विल कैरी द एंग्जाइटी. अगर आप बहुत डिप्रेस्ड हैं एंड आई गेट इंटीमेट विद अ वेरी डिप्रेस्ड पर्सन, आई विल कैरी द डिप्रेशन. अगर आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं, आई विल कैरी द एंथुजियाज्म ऑल्सो. आप अपने शरीर को जितने जितने लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि भैया अब मैं क्या हूँ, अब तो मैं सब लोगों की बच्ची कुची इंग्रेडिएंट्स हूँ. एंड देन somebody will come to me and say I'm very lost, you know, काव्याल, शायद 5 साल के पहले ना मेरे गोल्स क्लियर थे, मेरी बाउंड्रीज क्लियर थी, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर दिया आपके शरीर को, आपके मन को इतने लोगों की एनर्जी के साथ, that now you are just a royal soup of everybody's energies. ये तो बहुत सीरियस. इट इज. आपकी इंडिविजुअलिटी आप भूल जाते हैं कहीं पे मल्टीपल रिलेशनशिप्स. इन मल्टीपल रिलेशनशिप्स
आपका ये जो शरीर है इतनी सेक्रेट जगह है। कितने लोग बोलते हैं मनोज कि तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, उसको मंदिर के जैसे रखो, उसका ध्यान रखो, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आपके इस यूनिवर्स में वो सब इस शरीर के थ्रू ही हैं। अगर आप इसको इतना कैजुअली ट्रीट करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेंजर्स ऑफ कैजुअल डेटिंग एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। आई एम श्योर ये आप लोगों के लिए भी आई ओपनर होगा। मैम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में जब हम अपनी लाइफ की शुरुआत, साथ की शुरुआत करते हैं, नई नई शादी होती है, थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हम दोनों हाथों से एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है उसे खाना बनाना नहीं आता, या वो एक्सेप्ट करती हैं कि ठीक है उनमें ये प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें कुछ शुरुआती दिनों तक चलती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स होने लगे। मतलब आपके एक्सपीरियंस से बताइए कि ये जो मैरिड लाइफ है वो एक सर्टेन टाइम तक ही उसमें वो वार्मथ रहती है, उसके बाद वो फिर पता नहीं किस रास्ते चले जाते हैं। क्योंकि वार्मथ भी आजकल लोगों के लिए कंडीशनल हो गई है मनोज। कंडीशनल हो जब गई तक तुम मेरी नीड्स को मीट करते हो तब तक मैं वार्म रहूंगा। जिस दिन तुमने मेरी नीड्स को मीट करना बंद कर दिया, वार्मथ भी खत्म। पीपल आर ट्रीटिंग मैरिज लाइक अ ट्रांजैक्शन। तू पहले इतना दे फिर मैं इतना दूंगा, नहीं तू ज्यादा दे मैं कम दूंगा, मैं क्यों ज्यादा दूं, मैं तो आदमी हूं। ये तो ऐसे ही चलता है। तो ये भी इतनी फैमिली की कंडीशनिंग है कि इट इज एक्सेप्टेड दैट अ वुमन, उसको घर पे सब लोगों के मूड संभालने हैं, सब लोगों की तकलीफें समझनी है, फैमिली को जुड़ा के रखना है, पैसा भी कमाना है, बच्चे भी संभालने हैं। बट द मैन कैन जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग, हैव ब्रेकफास्ट, गो टू ऑफिस, कम बैक एंड उसको और कुछ नहीं करना है। सोसाइटी ने हमको ट्रेन किया है इस तरीके से, एंड मैरिजेस के नॉट ऑपरेट लाइक दैट। आपको इस इंसान के साथ अगर 50, 60, 70 ईयर्स बिताने हैं ना, तो योर वार्मथ हैज टू बिकम अनकंडीशनल। लोगों के दिमाग में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर उन्होंने कोई गलती करी ना तो सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करेंगे कि अरे मैं लेट आया क्योंकि ट्रैफिक कितना था जरा देखो। लेकिन तुम तो हो ही ऐसे, तुमको तो टाइम की कोई कदर ही नहीं है, तुमको तो किसी चीज़ की कोई कदर नहीं है। अगर अपने पार्टनर ने गलती करी तो वो उनका कैरेक्टर फ्लॉ हो जाता है। दैट इज़ अ नेगेटिविटी बायस दैट वी हैव टूवर्ड्स आवर पार्टनर्स। हमने डिसाइड कर रखा है, हमने एक लेबल मार के रखा है हमारे पार्टनर्स के सर पे कि वो तो इररिस्पॉन्सिबल हैं, वो तो ज़्यादा ही इमोशनल हैं, वो तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो हमारी गलतियों को हम एज ए विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले लेते हैं, लाइक इट्स नथिंग, आई एम परफेक्ट, द प्रॉब्लम इज विद माई पार्टनर। अब अगर ये आदत लग गई रिलेशनशिप में तो कहाँ से आएगी वार्मथ? वन पार्टनर विल ऑलवेज बी अनहैप्पी। और काउंसलिंग में मैं ये भी बहुत देखती हूँ कि हस्बैंड वाइफ होते हैं तो बहुत बार हस्बैंड बोलेगा कि भाई मुझे कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ, प्रॉब्लम तुमको है, तुम जाओ। भाई तुम क्यों खुश हो? क्योंकि तुम्हारी बीवी तुमको खुश रख रही है। तुम्हारी बीवी क्यों खुश नहीं है? क्योंकि तुम नहीं खुश रख रहे हो उसको। तो ज़रूरत एक्चुअली किसको हुई? रिलेशनशिप्स आर वेरी अनफेयर लाइक दैट मनोज। एक औरत पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, सबके मूड संभालने हैं, घर गृहस्थी को संभालना है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आदमी पे नहीं है। एंड सोशली इट इज़ एक्सेप्टेड लाइक दैट नाउ कि वो लड़का है वो तो ऐसा ही करेगा, लेकिन तुम लड़की हो। इट्स नॉट फेयर ऑन द वुमन, राइट? इट्स डिफिकल्ट। तो unconditionally the woman also can't keep giving warmth, can't keep forgiving, it's impossible. ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया जब प्रॉब्लम होगा तो हम इस प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम के जैसे देखेंगे, ना कि ये तुम्हारी तकलीफ है। अच्छा इट्स अ प्रॉब्लम, आई स्टिल लव यू, आई डोंट लाइक दिस प्रॉब्लम दैट हैज कम, आई स्टिल लव यू। प्रॉब्लम को और आपके पार्टनर को जुदा करके देखें, वो दोनों एक नहीं है। अगर आज मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है तो आई कांट ब्लेम दैट ऑन माई हस्बैंड, तुम्हारी वजह से।
ये तुमने की है, नहीं, वो प्रॉब्लम है, तुम्हारा हस्बैंड अलग है. Both the people have to do that. When you can separate the problem from your partner, you can continue to be warm towards each other. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैम. आपने पार्टनर और प्रॉब्लम्स को अलग अलग करने की बात की, लेकिन वाकई अगर किसी भी, चाहे वो मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, हस्बैंड हो वाइफ हो, किसी में भी अगर सीरियसली कोई प्रॉब्लम है जो कहते हैं ना कि जो एक हद पार कर चुकी है, जो अब रिलेशनशिप तोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर से बात नहीं कर पाते क्योंकि वो शायद हमारे हाथ से निकल चुकी है बात. तो आई एम श्योर ऐसे केसेस भी आपने देखे होंगे जिसमें वाइफ इज़ नॉट रेडी टू लिसन और हस्बैंड इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ये मेरी गलती है. ऐसे केसेस में क्या करें, कैसे कन्विंस करें या कैसे बात करें, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों पर बात हो जाएगी, सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में अगर मैं बात करूँगा या वो बात करेंगी तो जिसकी मिस्टेक होगी वो ज़रा भड़क जाएगा. This is the time when you need couples counseling or relationship counseling. And relationship counseling is not necessary कि सिर्फ आपकी शादी हुई है फिर ही आप relationship counseling कर सकते हैं. There are so many younger people 15-16 पे डेट करना शुरू करते हैं, 30 पे शादी करते हैं. तो इतने साल भी तो आपकी रिलेशनशिप ही हुई ना. मैं एक चीज़ हमेशा पूछती हूँ अपने आप को मनोज, कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप में हो रहा है, ओके, मेरा एक फेवरेट लाइन है, दिस इज़ नॉट हैपनिंग टू मी, दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी. वॉट इज़ इट ट्राइंग टू टीच मी? गिव यू अ वेरी बिग एग्जाम्पल फ्रॉम माई लाइफ. मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड 25 साल के थे, ओके, एंड ही वॉज वेरी वेल सेट, वेरी गुड मैन. बट जैसे ही हमारी शादी हुई ना, हमारे फैमिली बिजनेस के या जो काम का जो स्ट्रक्चर था, ये किसी कारण सर डूब गया. तो फाइनेंशियली हम लोग बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गए. और मैंने आपको बताया था, मैं तो पागल सी हाउसवाइफ होने वाली लड़की थी. मेरा कोई भी एजेंडा नहीं था कि मैं आगे कुछ काम करूं, कुछ मेहनत करूं. मेरी ऐसी कंडीशनिंग थी कि बस तुम शादी कर लो, उसके बाद तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा ध्यान रखेगा, उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना है, बस तुम घर संभालो, कीपिंग यू हैप्पी इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, तो जब ये पूरा फाइनेंशियल मेस होने लगा, इट स्टार्टेड इम्पैक्टिंग माई हस्बैंड्स बिजनेस. फर्स्ट आई वॉज वेरी एंग्री दैट आई डिडंट साइन अप फॉर दिस. ये मेरे लाइफ प्लान में नहीं था, मतलब तुमने ही कुछ गड़बड़ की है, यू आर रॉन्ग. ओके, दैट क्रिएटेड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टेंशन बिटवीन द टू ऑफ अस, बिकॉज उसको लग रहा था कि मैं उसको नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे लग रहा था कि उसने मुझे बीटे किया है, ये प्रॉब्लम क्यों आई है मेरे लाइफ में. मैंने तो सोच समझ के 5 साल बड़े लड़के से शादी की थी जो फाइनेंशियली सेट था, राइट. आई डिडंट वांट दिस डिफिकल्टी, आई वांटेड अ कंफर्टेबल लाइफ एंड आई मेड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि तू मुझे कंफर्टेबल लाइफ देगा. ओके, अब जब मैं अपना सीखती गई, अपने आप को हील करती गई, आई अंडरस्टूड एंड आई रियलाइज्ड कि भगवान ने मुझे सिर्फ ऐश करने के लिए पैदा नहीं किया था. ऐसा बहुत काम था जो मुझे करना था. लेकिन अगर ये फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं आती ना मनोज, तो आई वुड हैव जस्ट बिकम अ होम मेकर जो संडे टू संडे किटी पार्टीज में जाती है, जिम में जाती है, पार्लर में जाती है, टीवी देखती है, खाना खाती है और कुछ नहीं करती. ये फाइनेंशियल डिफिकल्टी आई तो मैंने सीखा कि काम तो मुझे भी करना पड़ेगा. इस डिफिकल्टी ने मुझे पैसा कमाना सिखाया, इस डिफिकल्टी ने मुझे दूसरे लोगों को भी हील करना सिखाया. Exactly. उस डिफिकल्टी की वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ मनोज, उस डिफिकल्टी की वजह से. सो डिड गॉड सेंड दैट प्रॉब्लम टू ट्रबल मी और डिड ही सेंड इट टू हेल्प मी ग्रो? I have grown only because of that problem. तो मैं मेरे हस्बैंड को उसके लिए हेट नहीं कर सकती. मेरा प्यार बढ़ गया कि यार तुम नहीं होते, ये प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद मुझे मेरा पर्पस ही नहीं मिलता. हम सबको हमारे रिलेशनशिप्स को ऐसे देखना पड़ेगा कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स की वजह से या तुम्हारे सेटबैक की वजह से मैंने कैसे ग्रो किया, मैंने कैसे अपने आप को एक्सपैंड किया. लेकिन जब हम इस जिद में बैठ जाते हैं
नहीं नहीं नहीं, माई लाइफ डिड नॉट गो एज प्लान्ड बिकॉज ऑफ यू एंड योर प्रॉब्लम्स, तो हम लोग नीचे की तरफ स्पाइरल होते हैं. अगर हम उसी चीज़ को एक इंस्पिरेशन लेते हैं तो ऊपर की तरफ स्पाइरल होते हैं. और जब ऊपर की तरफ स्पाइरल होते हैं ना दोनों, तो प्यार बढ़ता है, घटता नहीं है. इट्स नॉट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग फॉर you. यू. वॉट इज इट ट्राइंग टू टीच यू? चलिए, आपकी वो एक डिफ़िकल्टी, आपकी फैमिली की वो एक डिफ़िकल्टी, और आज आप कईयों की डिफ़िकल्टी सॉल्व कर रही हैं थैंकफुली. तो रिलेशनशिप्स की जो शुरुआत है वो ही कुछ अगर ऐसी हो कि जिससे हम एक लंबे सफ़र के लिए तैयार हों, ऐसे में क्या एडवाइस करेंगी? आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत है, शादी की शुरुआत है स्पेशली, तो कैसे अपने आप को लंबी रेस के लिए तैयार करें? एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिस पे लोग ध्यान नहीं देते. हम बड़े ही खुफिया तरीके से अनकॉन्शियसली हमारे पेरेंट्स की पैटर्न्स को रिपीट करते हैं हमारे रिलेशनशिप में. 100%. यस. तो अगर आपके पेरेंट्स की मैरिज बहुत खूबसूरत सी थी तो लाइकली है कि आपकी मैरिज खूबसूरत सी होगी, क्योंकि आपने वही सीखा है, वही देखा है, वो आपका टेम्पलेट है. अब आप उस टेम्पलेट को कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. अगर आपके पेरेंट्स की रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट है, डिवोर्स हो चुका है, मारामारी हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, तो आप उसको भी रेप्लिकेट करेंगे, चाहे आप कितना भी डिसाइड कर ले नहीं नहीं ऐसी तो मैरिज मेरी कभी भी नहीं होगी. बिना जाने ऐसे ही हो जाएगा. तो जब आप पार्टनर भी सिलेक्ट करते हैं ना, तो उस पार्टनर की फैमिली हिस्ट्री को देखिए, वो किस तरीके की हिस्ट्री से आ रहे हैं. ध्यान से सिलेक्ट करिए अपने पार्टनर को. और अगर आप उस हिस्ट्री से आ रहे हैं तो पहले अपने ट्रॉमा को क्लियर करिए, सो दैट यू बिकम अ सूटेबल पार्टनर फॉर लाइफ, फॉर समबडी एल्स. और परफेक्ट पार्टनर ढूंढना बंद करिए. कोई भी परफेक्ट पार्टनर नहीं है. हर पार्टनर इम्परफेक्ट होता है. उस इम्परफेक्ट पार्टनर का आप जब हाथ पकड़ते हैं, जब उससे कमिट करते हैं, जब उसके साथ साथ रहते हैं, वही इम्परफेक्ट पार्टनर आपको खूबसूरत लगने लगता है. आप रास्ते का कोई अगर बहुत मार खाया हुआ भी अगर कुत्ता भी है, पप्पी भी है, तो पहले बड़ा भयंकर भयानक सा लगता है. अगर उसी कुत्ते को आप प्यार करेंगे ना, घर पे लेके जाएंगे, 1-2 हफ्ता रखेंगे, अच्छे से सुलाएंगे, इतना खूबसूरत हो जाता है मनोज. एंड दिस इज अ रियलिटी फॉर एवरीबडी. The most beaten up person also, when they are loved and cared for and comforted, they become beautiful. और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके मैरिज में कि आप अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के उनको वो सारा प्यार, कंफर्ट, सब कुछ दें. एंड देन यू सी व्हाट दे टर्न इनटू. दे विल टर्न इनटू देयर बेस्ट वर्जन्स. ना कि ये कि मैं क्यों करूँ. अरे आप इसलिए करेंगे क्योंकि जब ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा तब उसके बेनिफिट्स भी आपको ही मिलेंगे. और अगर ये रिलेशनशिप ब्यूटीफुल नहीं हुआ तो उसका जुर्माना भी आपको ही भरना है. योर पार्टनर इज एन एक्सटेंशन ऑफ यू. हाउ डू यू वांट टू ट्रीट योरसेल्फ? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी से कनेक्ट करते हुए, जैसे हम अपने पेरेंट्स की मैरिड लाइफ को हम रिपीट करते हैं, वो जो पैटर्न है उनका जो रहा है, जो हमने देखा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जैसी मैरिड लाइफ जी रहे हैं हमारे बच्चे देखकर 100%. अगर हमारी रिलेशनशिप टॉक्सिक है, अगर वो हम झगड़े करते हैं खासकर बच्चों के सामने, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो भी 200%. दैट मीन्स कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं बिगाड़ रहे हैं, आगे की जनरेशन की भी बिगाड़ रहे हैं, और बहुत बुरी तरह. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. इंग्लिश में एक कहावत है, व्हाट कम्स टू अवेयरनेस नीड नॉट रिपीट एज योर फेट. अगर आपको कोई बात आज समझ में आ गई और अगर आपने उस पर काम किया तो वो नसीब के जैसे आपके पीछे पीछे नहीं घूमेगी. लेकिन हमको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि भैया दूसरों ने कौन सी गलतियां करी हैं, क्या उनके बिहेवियर्स थे, क्या उनके थॉट पैटर्न्स थे. अच्छा वो नहीं चाहिए, अब मैं उसको चेंज कर रहा हूँ. लोग बोलते हैं कि कैंसर हेरिडिटरी होता है. अगर आपकी जनरेशन्स में कैंसर है तो आपको भी आएगा. कैंसर हेरिडिटरी नहीं है.
लेकिन जो कैंसर पैदा करने वाले माइंडसेट्स हैं या इमोशंस हैं, कैंसर कब होता है? जब एक बहुत पुराना सा गुस्सा, ठंडा सा गुस्सा, नॉट वायलेंट वाला, एक ठंडा सा गुस्सा अंदर शरीर ने पकड़ के बैठा है, एक रिजेंटमेंट, ओके, और वो एक्सप्रेस नहीं किया, इट विल कॉज कैंसर इन योर बॉडी, ओके। अब जो आपके मदर का बिहेवियर था, अगर आपकी मदर को कैंसर था, आपकी मदर का बिहेवियर ये था कि वो किसी से कुछ बात नहीं करते, सब अंदर अंदर पकड़ के रखते हैं। गुस्सा आया तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सबके लिए करते जाएंगे लेकिन अंदर अंदर कुड़ते जाएंगे। और अब आपने यही सीखा है तो आप भी अंदर अंदर कुड़ते हो, आप भी एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप भी नेगेटिविटी भर के रखते हो। सेम थॉट पैटर्न्स एंड सेम इमोशंस विल क्रिएट द सेम कैंसर. So if you don't want the cancer, you have to change the way that person was thinking and feeling within yourself, and you will not have the cancer. You can heal it. लेकिन हमको वापस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे ही आ गए, दवा खाओ, कीमोथेरेपी लो, इसको हटाओ. लेकिन बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं हुआ, नज़रिया चेंज नहीं हुआ, तौर तरीके चेंज नहीं हुए, तो भैया वो सेकंड रिलैप्स होगा, थर्ड रिलैप्स होगा. सबको चाहिए कि सामने वाला चेंज हो जाए तो मेरे रिएक्शन बंद हो जाए. तो ये बोलते कि तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो, तुम गुस्सा नहीं दिलाओ, तुम 1 2 3 4 5 6 चीज़ चेंज कर लो तो मैं तो शांत हो जाऊंगा, प्रॉब्लम तो मुझ में है ही नहीं. बट द बेसिक पॉइंट ऑफ लाइफ, योर जर्नी ऑफ लाइफ इज दिस, दैट you become the best version of yourself. You introspect, you think, you feel. आपको है ना ऐसे, you have to become that flower कि आपके आसपास मधुमक्खियाँ ऐसे ही आ रही हैं. You don't have to go and attract anybody. Filter नहीं चाहिए, Instagram नहीं चाहिए. Naturally you are a people's magnet and naturally you are happy. And that creates wellness everywhere, Manoj. कोई भी relationship दुनिया में, माँ बाप की हो, बच्चों और पेरेंट्स की हो, हस्बैंड वाइफ की हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, इफ़ यू आर हैप्पी एंड काम, अगर आपने अंदरूनी काम किया है, आपकी कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाएगी. मुझे पूरा यकीन है कि जैसे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी उलझनें सुलझती हुई नज़र आ रही हैं, आप भी वैसे ही सॉल्यूशंस देख पा रहे होंगे. आई एम श्योर आपको मज़ा आ रहा है और आप और भी ज़्यादा सवालों के साथ तैयार हैं. तो ये कॉन्वर्सेशन हम जारी रखेंगे. Thank you so much, ma'am, for taking out time for us. Thank you so much for having me, Manoj. It was an absolute pleasure talking to you. Thank you so much, everyone, for watching.